हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बैद्युत संयोजक बंध के बारे में, है ना। हो सकता है ये टॉपिक आपको परेशान कर रहा हो, कई बार समझ में नहीं आता है क्योंकि, तो हम लोग इस वीडियो में बैद्युत संयोजक बंध के बारे में टोटली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पढ़ना और देख लेते हैं कि आखिर ये बंध होता क्या है। तो सबसे पहले आप बैद्युत संयोजक बंध को समझें, उससे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि आखिर बंध क्या होता है। बॉन्ड बोलते हैं ना इंग्लिश में, बॉन्ड समझिए उसके। भाई आप जैसे मतलब कि बंध होता क्या है, सीधा सीधा जो बंध होता है आप उसको समझेंगे तो आपको बैद्युत संयोजक बंध आसानी से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे बंध जो होते हैं, जैसे मतलब रिश्ता, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया, ये मान लीजिए इसको हम रिश्ता मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये क्या है, रिश्ता है। अब हमने लिख दिया यहाँ माता का बेटे से रिश्ता, मतलब समझिएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। बेटे से रिश्ता है कि नहीं, मतलब रिश्ते तो कई तरीके के होते हैं, माता पिता का, पिता पति का, मतलब बेटे का माता का, माँ और बेटे का पिता का, ऐसे तमाम सारे रिश्ते होते हैं ना। तो बेसिकली रिश्ता क्या होता है हमें वो चीज समझना है, समझ रहे हैं ना। तो सीधा सीधा हम लोग बंध के बारे में समझेंगे पहले, फिर हम बैद्युत संयोजक बंध को समझेंगे। तो बंध का मतलब होता है बांधने की क्षमता। बंध का मतलब बांधने की क्षमता। जैसे कि मान लीजिए कि हमें हमारे अंदर लोगों को एकत्र करने की बहुत ज्यादा क्षमता है, लोगों को अपने आप से जोड़े रखने की बहुत ज्यादा क्षमता है, तो यह हमारी बंधन क्षमता कहलाएगी, ठीक है। तो दो तरीके का होता है। अब आपको बंधन समझ में आ गया ना, बंध का मतलब बांधने की क्षमता, सीधा सीधा शब्दों में बंध का मतलब बांधने की क्षमता ही बंध कहलाती है, ठीक है। अब हम यहां पर पढ़ रहे, तो बंध तो क्लियर हो गया। अब वैसे अगर हम बंध के प्रकारों की बात करें, बंध के प्रकारों की बात करें, तो प्रमुख रूप से दो तरीके के बंध होते हैं। एक आपका बैद्युत संयोजक बंध होता है, बैद्युत संयोजक बंध, और एक सह संयोजक बंध होता है, सह संयोजक बंध होता है, ठीक है। सह से बैद्युत संयोजक बंध और सह संयोजक बंध, इतना तो आसानी समझ में आ ही गया होगा ना कि बंध दो प्रकार के, एक बैद्युत संयोजक बंध और सह संयोजक बंध। अब हम और आगे अगर बात करें, तो अब हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि बैद्युत संयोजक बंध किसे कहते हैं। ये हमारी सिलेबस में है और ये हमारी अभी सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आप अभी 10th में हैं, आगे में मिलेगा आपको ये भी। तो अगर मान लीजिए अब हम इसको पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया ना कि बंध दो प्रकार के होते हैं, बैद्युत संयोजक बंध और सह संयोजक बंध, संयोजक बंध, ठीक है। तो बैद्युत संयोजक बंध किसे कहते हैं, देखिए वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बनते हैं। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान, आदान प्रदान, या फिर या आप यहां पर स्थानांतरण शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। स्थानांतरण, अगर दो भिन्न तत्व, ध्यान रखिएगा, असमान तत्व है, मतलब क्लोरीन का क्लोरीन के साथ नहीं बंध बनेगा। भाई मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ कोई बंध नहीं बनेगा, कार्बन का कार्बन के साथ नहीं बनेगा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ कोई बंध नहीं बनेगा, और नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन के साथ कोई बंध नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, बैद्युत संयोजक बंध सदैव असमान तत्वों के मध्य पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें आपको इसे समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये हमेशा असमान, मतलब अगर हमने बैद्युत संयोजक बंध का नाम लिया तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि दो भिन्न तत्व हैं, एक क्लोरीन होगा तो एक पोटेशियम होगा, मतलब कुछ भी ए टू जेड कुछ भी हो सकता है ना। एक सोडियम है तो एक क्लोरीन होगा, एक पोटेशियम है तो एक क्लोरीन होगा, मतलब अलग अलग ही होंगे, समझ में आया ना। तो ये चीज इतना तो समझ में आ गया ना, दो असमान तत्वों के मध्य, ये क्लियर हो गया। जैसे जैसे उदाहरण के लिए KCl, देखिए
ये बंध दोनों के बीच में है, बंध पाया जाता है। तो इसमें दो असमान तत्व हैं, तो इनके मध्य में कौन सा बंध पाया जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि दो भिन्न तत्व हैं तो उनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, तब आपको बताना है कि वैद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। अब मैंने अभी तक यहाँ पर आपको केवल इतना बताया कि भैया देखो जो बंध होता है, अगर किसी भी तत्व भिन्न तत्वों के बंध मध्य जो बंध पाया जाएगा उसे हम वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। अब ये बनता कैसे है, कैसे का उत्तर यहाँ पर लिखा है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। मतलब इलेक्ट्रॉन, एक तत्व इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, मतलब एक ग्रहण कर रहा होगा, दूसरा त्याग रहा होगा। समझ में आया ना। तो पहली चीज है कि वैद्युत संयोजक बंध सदैव दो भिन्न तत्वों के मध्य बनता है। दूसरी बात यह कि वैद्युत संयोजक बंध सदैव इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। जैसे उदाहरण के लिए KCl हो गया, NaCl हो गया, है ना, इनके बंध देखिए, इनके मध्य जो बनता है बंध उसे क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत संयोजी बंध या फिर आयनिक बंध भी कहते हैं। यहां पर हमने लिखा नहीं है, आयनिक बंध भी इसी को कहा जाता है। तो ये तो सिलेबस में है नहीं, ये साझेदारी से बनता है। मैं थोड़ा सा अब लिख दिया हूं तो बता ही देता हूं कि ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो हम इसको अभी मिटा देते हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो जितना है हम लोग उसी को पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भैया अब आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि वैद्युत संयोजक बंध कहते किसे हैं। वैद्युत संयोजक बंध सदैव दो भिन्न तत्वों के मध्य पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं, मतलब आदान प्रदान से बनते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण की हम बात करें तो हमारे पास, जैसे हमने उदाहरण ले लिया नमक का, NaCl। देखिए पिछले वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ा था कि अष्टक विन्यास, प्रत्येक तत्व तो अपना अष्टक विन्यास पूरा करने की कोशिश करता है। मतलब वह चाहता है कि हमारे आखिरी कोष में ना 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था ना कि ये देखो जो तत्व होते हैं, तत्व परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं, नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यही पढ़ा था हमने, है ना। तो देखिए जैसे आप मान लीजिए सोडियम का, अब हम एक एक को यहां पर समझ लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है, 11। इसके पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है 2, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है 1। ठीक है, और बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो वो यहां पर आता है। अब देखो हम लोगों को ध्यान देना है अष्टक नियम पर। ये चीज यही है प्रमुख बात, अष्टक नियम कहते हैं इसे। ठीक है, अष्टक नियम का मतलब है कि दुनिया में जितने तत्व है ना, वो सब चाहते हैं कि भैया हमारे आखिरी कोष हो, जो सबसे बाहरी वाला कोष है ना कक्षा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब यहाँ पर सोडियम का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया बोर-बरी के नियम के अनुसार, है ना, तो उसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ गए, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तीसरे में 1 ही इलेक्ट्रॉन आ पाया क्योंकि इसके पास और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आएंगे कहां से। तो 2 ये हो गए, 8 ये हो गए, 1 ये हो गया। मतलब अगर हम यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करें ना, मैं इसको समझा देता हूँ पूरा बिल्कुल लिख करके, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो ये इसका एक कक्षा हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना। उसके बाद ये है दूसरी कक्षा इसकी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। एक तीसरी कक्षा है, ये मान लेते हैं ये इसकी तीसरी कक्षा है, तो इसमें आ गए कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। भाई 11 हो गए, 2 और 8 10 हुआ, और 1 11। देखिए सोडियम का, ये सोडियम का परमाणु ऐसे होता है। अब सोडियम का परमाणु चाहता है कि इसका अष्टक नियम या फिर अष्टक विन्यास इसका पूरा हो जाए, मतलब इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोष में, 8 नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, 2 चीज कर सकता है। यहाँ पर 8 पूरा करने के लिए 2 चीज कर सकता है।
पहली चीज तो ये कि किसी तत्व से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो यहां पर 8 हो जाए, है कि नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर यही अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे तो भी इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, भाई फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये कक्षा ही समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये प्रोसेस इतना आपको समझ में आ गया ना कि सोडियम का परमाणु जो हमने आपको समझाने की कोशिश की वो तो समझ में आ गया ना। अभी यहाँ पर इसको रोक देते हैं, अब हम क्लोरीन की बात करते हैं कि कैसे नमक बनता है, कैसे कौन सा बंध पाया जाता है। अब मान लीजिए क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है, मैं कहां लिखूं इसे, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। ये देखो क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और यहां पर कितना आएगा 7, 2 8 10 10 7 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसके परमाणु की संरचना की बात करेंगे तो फिर हमें दिखाई देगा कि भैया ये केंद्रक है, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये इसकी पहली कक्षा है, ये इसकी दूसरी कक्षा है, ये इसकी तीसरी कक्षा है, 3 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसको ना इसी को इन्हीं कक्षाओं को, इसको K लिखते हैं, इसको L लिखते हैं, इसको M लिखते हैं, आगे ऐसे लिखते जाते हैं K L M N, ये ABCD, ठीक है। तो इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप यहां से देख करके बता सकते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये देखो, ये आपका किसका है, सोडियम का परमाणु है, ऐसे होता है। ये है क्लोरीन का परमाणु, ऐसे होता है। अब इसमें देखो आपको साफ और स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहां पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन कम है, नहीं तो इसका भी 8 पूरा हो जाएगा, ठीक है। तब ऐसी परिस्थिति में तत्व क्या करते हैं, तत्व इस बात को समझते हैं कि भैया ये देखो 7 इलेक्ट्रॉन देना इसे मुश्किल पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि आपके पास अगर मैं बोलूं कि 99 रुपये हैं, आप इसको 100 कीजिए या तो सीधा 50 कर लीजिए, तो आप क्या सोचेंगे, या फिर 50 नहीं सीधा 10 कर लीजिए, तो आप सोचेंगे कि 10 करने के लिए मुझे काफी पैसे दूसरे को देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 1 रुपया दूसरे से ले लेंगे तो 100 रुपया पूरा हो जाएगा, आप भी यही चाहेंगे, तत्व भी यही चाहते हैं। फिर ये एक दूसरे को क्या करते हैं कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको, क्लोरीन को, यहां पर 8 हो जाते हैं और यहां पर भी 8 हो जाते हैं। देख लीजिए इनका अष्टक विन्यास पूरा हो गया, ठीक है। अब जब इनका अष्टक विन्यास पूरा हो जाता है तो इनके दोनों के मध्य में एक बल पाया जाता है, ठीक है। बल का मतलब जो दोनों को बांधे रखता है, भाई जैसे रिश्ते नहीं होते हैं, रिश्ते में भी तो कोई बाहरी बल थोड़ी हमें दिखता थोड़ी है, बल दिखते थोड़ी है कि हाँ ये हमारे मम्मी है पापा है, दिखता थोड़ी है हमें, लेकिन हम बंधे होते हैं। उसी तरीके से ये सोडियम और ये क्लोरीन जब आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं तो फिर निर्माण होता है किसका, नमक का। नमक इस तरीके से बनता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज है, या फिर आपको अगर समझ में आए तो यही इसका मूल कॉन्सेप्ट है वैद्युत संयोजक बनने का। अब तो समझ में आ गया ना, सीधा सीधा एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो वैद्युत संयोजक बंध के बारे में दिया है, वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य बनते हैं। मतलब अगर कोई भी तत्व, आप ऐसे भी समझ सकते, कोई भी तत्व अगर भिन्न तत्वों के मध्य में कोई बंध पाया जाता है तो उसे हम वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। और वैद्युत संयोजक बंध सदैव इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, आदान प्रदान से बनता है, लेन देन से बनता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए ये हमने आपको दिखा दिया। अब देख लीजिए यहां पर भी इसका भी अष्टक विन्यास पूरा हो गया, इसका भी अष्टक विन्यास पूरा हो गया, और जब पूरा हो गया तो ये बन गया आपका नमक, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको वैद्युत संयोजक बंध, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे का टॉपिक देख लेते हैं कि आखिर वैद्युत संयोजकता क्या होती है और इसके साथ वैद्युत संयोजक यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे,
लगभग लगभग चीजें मैंने कोशिश कर ली है इसे बताने की, उदाहरण से भी समझाने की। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं, वैद्युत संयोजकता। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वैद्युत संयोजकता। ठीक है, वैद्युत संयोजकता में देखिए दिया है, यौगिक बनाने के लिए परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। मतलब सीधा और सिंपल है, कोई भी तत्व या फिर जो यौगिक होगा, मतलब यौगिक किससे बनता है? तत्वों से। तो कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्याग करता है, मान लीजिए हमने 18 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, मतलब मान लिया या 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो हमारी संयोजकता, मान लीजिए कि मेरा नाम सोडियम है, ठीक है, मैं आपको नहीं बोलूंगा, नहीं चिढ़ते भी हैं कुछ बच्चे, है नहीं? तो मेरा नाम अगर सोडियम है, मैंने किसी तत्व से 5 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसका मतलब मेरी संयोजकता कितनी हो गई? 5। अगर हमने 5 इलेक्ट्रॉन दिए तो मेरी संयोजकता कितनी हो गई? 5। ठीक है, दो ही चीजें हो सकती है, या तो मैं इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं या तो ले सकता हूं, या तो कुछ नहीं करूंगा। कुछ नहीं करूंगा तो संयोजकता शून्य होगी। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही पूछे जाने वाली बात है, समझने की बात है। आप सोच रहे होंगे कि कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होते हैं, अक्रिय तत्व, एक अक्रिय तत्व भी होते हैं। ठीक है, मतलब अक्रिय तत्व ऐसे तत्वों को कहते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होते हैं, जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, नियान हो गया, ये सब अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, अक्रिय गैसें हैं इसलिए क्योंकि ये किसी भी तत्व से कोई अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक के पहले से ही पूर्ण होती हैं, इसलिए किसी भी तत्व से कोई भी अभिक्रिया नहीं करती। इसीलिए इन गैसों को, जो बल्ब होता है ना, हम लोग जो घरों में बल्ब यूज करते हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह, उनमें आपने भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा या फिर ऐसे भी पढ़ा होगा कि उनमें आर्गन गैस भरी जाती है, या फिर अक्रिय गैसें क्यों भरी जाती है। समझने की बात है कि नहीं? अक्रिय गैसें इसलिए भरी जाती हैं क्योंकि वो क्रियाशील नहीं होती हैं। अगर मान लो उसमें हम ऑक्सीजन भर देंगे तो वो ऑक्सीकरण हो जाएगा, बल्ब बहुत जल्दी फ्यूज हो जाएगा, या जलेगा भी नहीं, हो सकता है जलने से पहले ही फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक और चीज सीखने को मिली, वो ये है कि बल्ब में हम लोग अक्रिय गैस क्यों भरते हैं, क्योंकि अक्रिय गैस क्रियाशील नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब मतलब ये आपको समझ में आ गया ना, वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता का मतलब कोई भी जो परमाणु है वो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या त्याग रहा है, वही संख्या उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना पूरा होता है। उसके बाद हम ये चीज बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी देखिए, हम लोगों को पढ़ना है कि नहीं, चीजों को जानना है, समझने के लिए ये सब चीजें एक सीरियल से पढ़ना जरूरी है। अगर आपको पेपर में पास करना है तो बस हेडिंग उठाओ, पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बैंक देखो, उसमें से इंपॉर्टेंट देखो, पढ़ो, पास हो जाओ, है कि नहीं? लेकिन अगर आपको ज्ञान चाहिए, आपको ज्ञान के अच्छे नंबर भी चाहिए, और साथ में आपको पढ़ना भी आना चाहिए, समझना चाहिए, ज्ञान चाहिए, चीजों को आप जाने की कैसे क्या क्या होता है, तब उसके लिए आपको ये सब चीजें पढ़ना जरूरी है कि नहीं? नहीं तो भाई शार्ट तो दुनिया में चलता ही है, पास होना है तो बस पढ़ो इंपॉर्टेंट, उससे क्या है कि नहीं? बस आप पास हो जाओगे, लेकिन उससे आपके हो सकते अच्छे नंबर भी आ जाएं, है ना, लेकिन आपको हो सकती क्या होगा कि जानकारी कम होगी, क्योंकि बाकी चीजें तो आपने पढ़ी ही नहीं, है कि नहीं? इस तरीके से अब हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक पढ़ते हैं। देखिए, वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है, ठीक है, उन्हें वैद्युत संयोजक यौगिक बोलते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण लिखकर आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे अभी हमने एक उदाहरण देखा था ना, NaCl का, NaCl सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, नमक का सूत्र होता है। उसके बाद KCl, है ना, पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद और हम अगर देखना चाहें तो CaCl2 हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरीके से ये कुछ यौगिक हैं जिनमें की आयनिक बंध पाया जाता है। तो किसी भी यौगिक में अगर आयनिक बंध पाया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। हमने कुछ उदाहरण भी देकर के बता दिए, चीजें समझ में आ रही है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं वैद्युत संयोजक यौगिकों के गुणों के। आखिर किसी भी यौगिक में अगर
वैद्युत संयोजक बंध पाया जाएगा तो उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, ध्यान देना है। मैं आपको कोशिश खुद भी करता हूं कि जो जो चीज इंपॉर्टेंट है पेपर की एग्जाम की दृष्टि से मैं उसे आपको बताता चलूं। ठीक है, मैं खुद ही बता दूंगा। तो पढ़ते हैं। पहला नंबर देखो दिया है क्रिस्टलीय प्राकृति। क्रिस्टलीय प्राकृति का मतलब ये होता है कि ये ठोस होते हैं, ऐसे समझ सकते हो साधारण भाषा में कि एक अवस्था इनकी कैसी होती है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनके मध्य में प्रबल आयनिक बंध पाया जाता है, वो इनको बांधे रखता है जिसके कारण ये ठोस दिखते हैं। जैसे नमक आपने देखा ना, समुद्री नमक या फिर जो हमारे खड़ा नमक जो आता है, बेसिकली उसको पीस कर आप चाहे जो कीजिए लेकिन होता ठोस ही है, क्योंकि उनके मध्य में क्या पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। तो सिंपली ये समझ में आ गया ना, क्रिस्टलीय प्राकृति का मतलब क्या हुआ कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें, मैं देखो इसको समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, मैंने केवल हेडिंग लिख ली है, उसे मैं आपको समझा भी देता हूं। क्रिस्टलीय प्राकृति का मतलब ये हुआ कि देखिए जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, उनमें वैद्युत संयोजक बंध पाया जाता है और इस बंध के कारण वे प्रबल रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, और उसमें एक निश्चित रासायनिक संरचना पाई जाती है और ये ठोस होते हैं। ठीक है, उसके बाद गलनांक क्वथनांक की बात करें। देखिए अगर कभी भी, अगर जैसे कभी भी अगर वैद्युत संयोजक बंध पाया जाता है तो गलनांक क्वथनांक सदैव उच्च होते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझने की बात है। प्रैक्टिकली अगर आप इसको समझना चाहें, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में लोगों से, मतलब जो हमारे घर में लोगों का रिश्ता, हमारा मम्मी से मम्मी का हमसे, हमारा पापा से पापा का हमसे, अगर रिश्ता बंध बहुत प्रगाढ़ है तो लोगों को उसे गलाने में, है कि नहीं, तोड़ने में, गलनांक का क्वथनांक का मतलब क्या हो गया, तोड़ना, है कि नहीं, रिश्ते को तोड़ना गलनांक क्वथनांक हो गया। तो उसी तरीके से लोगों को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। भाई हम लोग रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत है तो दूसरों से थोड़ी टूट जाता है तोड़ने से, उसी तरीके से यहां पर भी प्रबल आयनिक बंध पाया जाता है जिसके कारण इनके भी गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, उसके बाद विलेयता की बात करें अगर हम, विलेयता का मतलब है कि किसमें विलेय हो जाते हैं, घुल जाते हैं, किसमें नहीं घुलते हैं। तो दो तरीके के हैं, एक कार्बनिक विलायक, एक आपका एक होता है देखिए ध्रुवीय और अध्रुवीय होते हैं। ठीक है, तो ये जल में विलेय होते हैं। मतलब अगर हम इसको उठा के नमक, सीधा सीधा आप नमक को पकड़ के चलेंगे ना तो इसके लक्षण याद हो जाएंगे। नमक कैसा होता है, ठोस होता है। गलनांक क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है। ठीक है, और जल में घुलता है कि नहीं घुलता, घुल जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा यहां पर केवल इतना पढ़ने की जरूरत है समझने की, इसको आप याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो ये है कि ये जलीय विलयन में तो घुलनशील होते हैं, ठीक है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील नहीं होते। जैसे ईथर हो गया, है ना, एल्कोहल हो गया, उसमें ये घुलते नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा, पॉइंट है, समझने की बात है। अति लघुत्तरीय या बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसे बता दिया कि ये कहां पर विलेय होते हैं, कहां पर अविलेय होते हैं। तो जल में विलेय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। ठीक है, उसके बाद विद्युत चालकता की बात करें, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपसे, देखो हमने बताया ना कि आपसे सीधा सीधा पेपर में एग्जाम में थोड़ी पूछा जाएगा कि हाँ भाई बताओ वैद्युत संयोजक यौगिकों के क्या गुण होंगे। वो आपसे ये पूछ लेगा ना कि वैद्युत संयोजक यौगिक कहां पर विलेय होते हैं, कहां पर नहीं होते हैं, वो तो अब आपको पता चल गया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि ये इनकी चालकता क्या होती है, मतलब सुचालक होते हैं कि कुचालक होते हैं, तब आप क्या बताएंगे। तो फिर आपको देखिए बताना ये है कि जो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं ये शुष्क रूप में, जब ठोस रूप में होते हैं तो सदैव ये क्या होते हैं, अचालक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुचालक कह सकते हैं आप, कुचालक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। मतलब नमक अगर आप ऐसे लेंगे ना तो उसमें करंट लगाएंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि जब वो ठोस रूप में होता है ना तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बंधे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि भैया करंट ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक तभी जा पाएगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा पाएंगे।
इलेक्ट्रॉनों के कारण चालन होता है दुनिया में। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस केवल इतना है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो समझ लो करंट जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ठोस अवस्था में हमने नमक ले लिया, मान लीजिए कि ये नमक है, अब इसमें क्या इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा, क्योंकि ये तो सब बंधे हुए हैं ना, तो फिर इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इसे पानी में डाल दिया और नमक गया पानी में घुल, तो समझ लो इसमें फिर सोडियम और क्लोराइड हो जाते हैं अलग अलग। पानी में घोलने पर ना सोडियम और क्लोराइड दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तैरने लगते हैं, मतलब आयनों में मुक्त हो जाता है। सोडियम आयन अलग, क्लोरीन आयन अलग। इसके कारण जलीय विलयन सदैव सुचालक होता है और ठोस रूप जो होता है वो कुचालक होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर तैयार हो रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो वैद्युत संयोजक यौगिक है, क्या कारण है कि वे ठोस रूप में कुचालक होते हैं और उनका जलीय विलयन सुचालक क्यों होता है, तब आपको ये बताना है कि ठोस रूप में आयनों के आयन मुक्त नहीं होते, इसके लिए कुचालक होते हैं, और जलीय विलयन में आयन मुक्त होने के कारण ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब उसके बाद हम घनत्व की बात कर लेते हैं। तो इनका जो घनत्व होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। ठीक है, तो अब ये लगभग पूरा होता है टॉपिक हमारा, और हमने लगभग हर एक चीज को अच्छे से पढ़ा है ना। अगर आप पढ़ने वालों में से हैं तो आपको ये चीजें जरूर पसंद आएंगी, क्योंकि पढ़ने वालों के लिए और क्या चाहिए, है कि नहीं। मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा हंसी मजाक नहीं करता हूँ, है कि नहीं, उतना उस तरीके का नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि मैं पढ़ाने की दृष्टि से लगभग हर एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, जो कि पढ़ने वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज है, मुझे पता है मेरी कमियां हो सकता है शायद सुधार आए इनमें, लेकिन मैं पढ़ाने की तरफ से कोई ढील नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैं पूरा अपना जोर लगा रहा हूँ, पूरी चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो आप लोग भी वैसे ही पढ़िए, क्योंकि मेहनत लगती है कि नहीं, इतना आधा एक डेढ़ घंटे बनाओ वीडियो, ये सब वो सब, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को अगर सीखने को मिलेगा तो ये सब मेरा निरर्थक नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में हमने वैद्युत संयोजक बंध को कंप्लीट किया है, समाप्त किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खनिज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।